आज का डीप डाइव एक ऐसे विचारक पर है जिनके नाम पर दुनिया आज भी बट जाती है। बिल्कुल। कार्ल मार्क्स। हमारे पास उनके जीवन से जुड़े कुछ स्रोत हैं और हमारा मिशन है ये समझना कि आखिर किन घटनाओं ने उनके इतने क्रांतिकारी विचारों को जन्म दिया है। बिल्कुल। और मार्क्स ने खुद ही कहा था, अब तक दार्शनिकों ने सिर्फ दुनिया की व्याख्या की है, लेकिन असल बात इसे बदलने की है। और जब कोई दुनिया बदलने की बात करता है तो उसके बारे में निष्पक्ष रहना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, बहुत मुश्किल। एक समीक्षक ने क्या खूब कहा था कि लाखों लोग उन्हें ईश्वर की तरह पूजते थे और लाखों पिशाच मानकर घृणा करते थे। तो चलिए इस पूजा और घृणा से परे जाकर उस इंसान को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ। तो शुरुआत कहाँ से करें? उनके बचपन में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। आप उनके पिता के धर्म परिवर्तन की बात कर रही हैं। मार्क्स का जन्म 1818 में एक यहूदी परिवार में हुआ, पर जब वो सिर्फ 6 साल के थे उनके पिता ने ईसाई धर्म अपना लिया। एक बच्चे के दिमाग पर इसका क्या असर पड़ा होगा? देखिए, ये सिर्फ एक धार्मिक बदलाव नहीं था। सोर्स के मुताबिक इस घटना ने मार्क्स की सोच को जड़ से हिला दिया। शायद यहीं से उनके मन में किसी भी स्थापित व्यवस्था, खासकर धर्म को लेकर एक शक पैदा हुआ। अच्छा। जिसे बाद में उन्होंने जनता की अफीम कहा। उसकी नींव शायद इसी बचपन के अनुभव में पड़ी थी। तो क्या ये कह सकते हैं कि धर्म से मोहभंग के बाद वो समाज को समझने के लिए नए औजार ढूंढ रहे थे, जैसे इतिहास और दर्शन? सही पकड़ा। मैंने पढ़ा है कि यूनिवर्सिटी में वो यंग हिगेलियंस नाम के ग्रुप का हिस्सा बन गए थे। हाँ, ये कौन लोग थे? ये उस जमाने के कह सकते विद्रोही दार्शनिक थे। उनका मानना था कि समाज और सरकार को तर्क के आधार पर पूरी तरह बदल देना चाहिए। पुरानी परंपराओं को उखाड़ फेंकना चाहिए। तो यहीं से मार्क्स ने सीखा कि सिर्फ दुनिया को समझना काफी नहीं है, उसे बदलना जरूरी है। तो विश्वविद्यालय में उनके विचार तो काफी क्रांतिकारी हो चुके थे। क्या अकेडमिक दुनिया इसके लिए तैयार थी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उनकी इन्हीं विचारों की वजह से उन्हें प्रोफेसर बनने का मौका ही नहीं मिला। तो फिर उन्होंने अपने विचारों को फैलाने के लिए एक नया रास्ता चुना, पत्रकारिता। हाँ, उन्होंने रहनिश टाइम्स के लिए लिखना शुरू किया और अपनी कलम से ही सरकारों पर हमला बोल दिया। और इसका नतीजा ये हुआ कि सरकारें उनसे डरने लगी और उन्हें एक के बाद एक देश से निकाला जाने लगा। जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम। ऐसा लगता है जैसे उनका कोई घर ही नहीं था। सही कहा, वो एक तरह के वैचारिक निर्वासित बन गए थे। लेकिन इसी निर्वासन के दौरान पेरिस में उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आया, जब वो 1844 में फ्रेडरिक एंगल्स से मिले। हाँ। उनकी दोस्ती को 19वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक मित्रता कहा गया है। लेकिन एंगल्स सिर्फ एक दोस्त से कहीं ज्यादा थे, है ना? बहुत ज्यादा। एंगल्स एक अमीर फैक्ट्री मालिक के बेटे थे और उन्होंने जीवन भर मार्क्स की आर्थिक मदद की। अच्छा। मार्क्स खुद अपने सिद्धांत को हमारा सिद्धांत कहते थे। एंगल्स की मदद और साझेदारी के बिना शायद दास कैपिटल जैसी किताब कभी पूरी नहीं हो पाती। और इसी दोस्ती का नतीजा था 1848 का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। हाँ, जिसने एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली विचार दुनिया के सामने रखा। वो क्या था? उनका तर्क था कि इंसानी इतिहास कुछ और नहीं बल्कि हमेशा से अमीर और गरीब, यानी शोषक और शोषित के बीच का एक संघर्ष रहा है। और उन्होंने भविष्यवाणी की कि ये संघर्ष मजदूर वर्ग की एक आखिरी क्रांति के साथ ही खत्म होगा, जब वे उत्पादन के साधनों पर कब्जा कर लेंगे। बिल्कुल। इसके बाद वो आखिरकार 1849 में लंदन पहुंच गए। क्या यह निर्वासन उनके लिए एक अंत था या एक नई शुरुआत? देखने में तो एक अंत ही लगता था। वो, जैसा सोर्स में लिखा है, बड़ी दरिद्रता में जी रहे थे। मैंने पढ़ा है कि उनके बच्चे बीमारी और भुखमरी से मर रहे थे। हाँ, लेकिन वैचारिक रूप से ये उनके जीवन की सबसे बड़ी शुरुआत थी। इसी गरीबी के बीच वो रोज ब्रिटिश म्यूजियम की लाइब्रेरी में जाकर पढ़ते थे और अपनी सबसे बड़ी रचना दास कैपिटल लिख रहे थे। ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है। एक ऐसा विचारक जो दुनिया की पूरी आर्थिक व्यवस्था को बदलना चाहता था, वो खुद भयानक आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। हाँ। क्या इस निजी अनुभव ने उनके काम को प्रभावित किया? मेरे हिसाब से तो यही उनके काम का सार है। दास कैपिटल सिर्फ एक एकेडमिक किताब नहीं है। जब वो शोषण की बात करते हैं तो वो इसे सिर्फ एक थ्योरी के तौर पर नहीं देख रहे थे, वो उसे जी रहे थे। वो जानते थे कि जब आपके पास अपने बच्चों की दवाई के लिए पैसे ना हो तो पूंजीवादी सिस्टम कैसा महसूस होता है। वो दर्द उनके लेखन में उतर आया। तो ये थी कहानी कार्ल मार्क्स की, एक निर्वासित पत्रकार, एक संघर्षरत पिता और
और एक ऐसा विचारक जिसने लंदन के एक कमरे में बैठकर दुनिया को हिला देने वाले विचार रचे। हाँ, और ये डीप डाइव एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है। क्या? हमने देखा कि मार्क्स के पिता का धर्म परिवर्तन हो या एंगल्स से उनकी दोस्ती या फिर लंदन की गरीबी, इन व्यक्तिगत घटनाओं ने उनके विचारों को एक गहरा आकार दिया। हाँ। तो सोचने वाली बात यह है कि किसी भी विचारक के निजी अनुभव उसके सिद्धांतों को किस हद तक गढ़ते हैं। और क्या हम कभी भी विचार को उस व्यक्ति से पूरी तरह अलग करके देख सकते